हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम पढ़ेंगे कैशलेस एंड लेस कैश इकोनॉमी। तो सर आपको जान के हैरानी होगी कि जो ब्रिक्स नेशन है, ओके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें सबसे ज़्यादा जो कैश टू GDP रेशियो है ना, जहाँ पे कैश का ज़्यादा यूज़ होता है लेन देन में, खरीदारी में, वो हमारा इंडिया है, जहाँ पे 12% हमारा कैश टू GDP रेशियो है। वही आप चाइना में देखेंगे तो 9% है और ब्राज़ील में 4% है। इसका रीज़न ये है सर, पहली बात कि हमारा परंपरागत है कि हम लोग कैश पे ज़्यादा रिलाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कार्ड। ओके, कार्ड में पैसा हो, बैंक में पैसा हो, मतलब कि पैसा होना चाहिए जेब में, बस पैसा, नोट से हमारा काम चलता है ना, बापूजी दिखने चाहिए नोट पे। तो हमारे यहाँ एक चीज़ और है सर कि हमारे यहाँ डिजिटली जो लोग हैं इलिटरेट है, जिसकी वजह से हम ये आगे इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो सर इसमें मेन काम ये है कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी में कि हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाना है कुछ भी करके। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा सर? डिजिटल ट्रांजेक्शन आप बढ़ाएंगे तो पहली बात तो ये पता गवर्नमेंट को पता रहेगा कि भाई आपके पास पैसा कितना है। इससे क्या होगा? पहली चीज़ कि हमारा ब्लैक मनी कर्व होगी। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, जनधन अकाउंट में बहुत सारे पैसे आएंगे। और इसी के लिए पता है कि ये लोग डिजिटली इलिटरेट हैं, उसके लिए चलाया गया है वित्तीय साक्षरता अभियान। वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया ताकि लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। अब देखिए फायदा, ब्लैक मनी को कर्व करेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और करप्शन, ये हमारा रिड्यूस होगा। इसके बाद क्या होगा कि वोट टू टैक्स रेशियो हमारे यहाँ बढ़ेगा। हमारे यहाँ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है जहाँ पे वोट टू टैक्स रेशियो बहुत कम है हमारे इंडिया में। ओके, और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। और सब देखिए, ज़्यादा आपका टैक्स कलेक्शन होगा ना, मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो बहुत अच्छे से वेलफेयर स्कीम चला सकती हैं और ज़्यादा वेलफेयर स्कीम कर सकती हैं। जिससे वेलफेयर स्कीम चलाने से क्या होगा, हमारा सोशल और इकोनॉमिकल जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, ये यहाँ पे ब्रिज बनेगा और ये फुलफिल होगा सर, ये होगा हमारा। इसके बाद सर आपको पता है कि पैसा छापने में RBI को लगभग 21,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा तो 21,000 करोड़ में कम से कम कुछ तो बचेगा ना, जो हमारा वेलफेयर स्कीम में हम लगा सकते हैं। लेकिन सर आप डिजिटल के थ्रू आप ट्रांजेक्शन तो कराना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा, अभी तक देखिए आप जेब में पैसा लेके जाते थे तो क्या होता था, डकैत होते थे, चोर होते थे, मार के छीन लेते थे। लेकिन अभी भी डकैत हैं, चोर हैं जो ऑनलाइन पैसा चुराते हैं। ओके, इसका लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं कि 32 लाख जो इंडियन डेबिट कार्ड थे, मल्टीपल बैंक्स के थे, हिटैची का सिस्टम था, उसमें मालवेयर घुसा दिया गया, जिसकी वजह से 32 लाख हमारे जो इंडियन कार्ड हैं इनको हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ओके, तो सर ये बात है कि हमें कम से कम लोगों को ये तो बताना पड़ेगा कि डिजिटली आप लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कोई खतरा नहीं है, तो लोग फियरलेसली क्या करेंगे, डिजिटली हमारा ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, तो हमारा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको पहले हमें टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल इंडिया पे हमें, मतलब डिजिटली हमें ट्रांजेक्शन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा सर। अब देखिए और एक प्रोविज़न है, जैसे जो भी सैलरी आए वो हमारा सीधे अकाउंट में आए या चेक से आए, जिससे सबसे ज़्यादा सैलरी जो आती है हमारा नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो हमारा सीधे कैश में जाती है। इसीलिए जो लेबर मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जो वेजेस हैं, जो पैसा दिया जाएगा हमारे लेबर्स को, वो चेक के फॉर्म में दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे आप चेक के फॉर्म में देंगे ना, तो जो हमारे लेबर को पैसा नहीं मिलता है कभी कभी कैश, तो जो हमारा नॉन पेमेंट और नो पेमेंट का जो हमारा इशू है ना, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि चेक में तो पता रहेगा, गवर्नमेंट को पता रहेगा कि आपने पैसा दिया कि नहीं दिया। तो लेबर मिनिस्ट्री, जो हमारा लेबर मिनिस्ट्री है, ये इस पर स्विच करने वाली है। अब देखिए सर, इसके लिए कि हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, तो एक कमेटी बनी और इस कमेटी का नाम आप रट लीजिए, रतन वट्टल कमेटी बनी है। तो सर इन्होंने बोला है कि तुरंत शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता है, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम मीडियम टर्म स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ओके, डिजिटल पेमेंट के ग्रोथ को एक्सेलेरेट करने के लिए हमारा मीडियम टर्म स्ट्रेटजी होगा, ठीक है। और यही नहीं, मीडियम टर्म आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी रखना पड़ेगा, रेगुलेटरी रेजीम आपको रखना पड़ेगा, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करे, वो रेगुलेट करे। उसके बाद सर ये कहा है कि आप देखिए लोग क्यों ट्रांजेक्शन करेंगे, जब उनको आसान हो जाएगा कि हम नोट से क्यों ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है नोट से। हम क्या करते हैं सर कि जेब में पैसा दिया, काम हो गया। तो कह रहे हैं कि
इतना ही ईजी आपको बनाना पड़ेगा जो ट्रांजेक्शन हमें करना है। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, इसको आप ऐड करिए। तो आप अब आगे देखेंगे भीम योजना में हमारा ये सब चीज़ें ऐड हुई हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। तो इस तरह से जब बहुत आसान हमारा प्रोसीजर हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन पर स्विच करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सर आपको डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज कहीं भी मान लीजिए मैंने 500 रुपया पेमेंट किया और वो बीच में कहीं चोरी हो गया तो मैं अगली बार से कभी डिजिटल पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी आएगी ना सर, तो हमको डिजिटल सिक्योरिटी हमको देनी पड़ेगी। और वही नहीं, हमको डिजिटल क्रेडिट गारंटी फंड लेना पड़ेगा कि कोई भी हमारा केस आया, चोरी हो गया, तो उसको कम से कम 2,500 रुपये उसको वापस दे दिया जाए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे डिजिटल हमारा पेमेंट में। नहीं तो क्या होगा, एक बार चोरी हुआ तो आप कम से कम पता 100 लोगों को आप बताएंगे, मतलब आप माउथ पब्लिसिटी करेंगे भाई इसमें तो ये होता है, इसमें ये होता है। तो इससे क्या होगा कि ये फेल्योर की तरफ हमारा आगे बढ़ेगा। और यही नहीं, जो साइबर अटैक होगा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, मान लीजिए जो भीम ऐप जिसने बनाया है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसके बाद आपको बता दिया सर कि आपको वित्तीय सुरक्षा अभियान जो है गो कैशलेस, ये हमारे MHRD मिनिस्ट्री ने लगाया है। और क्यों लगाया है? ताकि हम डिजिटली लिटरेट कर सकें लोगों को, लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ने यूथ से अपील किया कि सर आप लोग यूथ हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोग मोबाइल से ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। मोदी साहब बोलते थे ना, पहले के लोग हमारे सांप से मतलब खेलते थे, हम माउस से खेलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बात है। तो बोल रहे हैं कि यूथ के पास टैलेंट है, यूथ डिजिटली हमारा पेमेंट कर सकता है। तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा वित्तीय सुरक्षा अभियान लगाया गया है। अब देखिए सर कि अगला चीज़ हमें क्या किया गया है कि डिजिटाइजेशन किया गया है एग्रीकल्चर का, ठीक है। देखिए सर, डिजिटाइजेशन जो हमारा एग्रीकल्चर का इसलिए किया गया है कि अभी तक हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है ये डिजिटल नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए 100 रजिस्टर एक जगह पर रखे हुए हैं और किसी का लैंड रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप उसमें कम से आधा एक घंटा आप लगा देंगे चेक करने के लिए। उससे अच्छा ये है कि आप उसको एक ही कंप्यूटर पर डिजिटलाइज कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी हमारी स्कीम्स चल रही हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है ना, इंश्योरेंस है, क्रेडिट है, तो ये सब जो स्कीम है, तो ये सब चीज़ें जो क्या होगी हमारी कि हमारे एक्सेस करना आसान हो जाएगा। जैसे फार्मिंग का जो इक्विपमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्राइस स्टेबलाइजेशन है, उसके बाद जो मंडी से हमें जोड़ना है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, जैसे डिजिटल हमारा लैंड रिकॉर्ड रहेगा तो इससे हमारी सब चीज़ें हमारी आसान हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं सेल और परचेज आसान हो जाएगी। और यही नहीं, जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है, आपने ई-नैम का नाम सुना होगा, इसको डिजिटली क्या कर रहे हैं कि जो हमारे APMCs हैं जितने भी स्टेट की, उसको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्राइस है ये स्टेबलाइज रहे, है ना। प्राइस हमारा स्टेबलाइज रहेगा और किसानों को पता चल जाएगा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, उनके जो फसल बो रहे हैं या जो चीज़ें उनके बो चुके हैं उसको बेचने के लिए पता चल जाएगा। ताकि एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ रहेगा तो काम करना आसान हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा डिजिटल पेमेंट पे ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।